नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में NCF 2005 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि पिछला जो 2 दिन पेपर हुआ दोस्तों सीटेट का 28 और 29 दिसंबर को दोस्तों, उसमें आपसे बता दें कि सीटेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और दोस्तों NCF से लगभग आपको बता दें 6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक पेपर में आया हुआ है दोस्तों। तो ये कह लीजिए कि NCF और NEP दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनसे जो भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकते थे मैं आप सबके लिए लेके आऊँ दोस्तों। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षक जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने लायक बनाए, और विज्ञान देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। दोस्तों NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है कि NCF 2005 में उल्लिखित गणित का लंबा आकार संबंधित है। दोस्तों उसमें जो लिखा गया है गणित का लंबा आकार, तो किससे संबंधित है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं का समाधान, मैथ्स गेम बनाना, व्यवहारिक व क्रियाशील अनुभव प्रदान करना, एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण। दोस्तों यही इसका राइट जवाब होगा कि एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण, गणित का लंबा आकार। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? दोस्तों जो NCF है उसको कब प्रस्तावित किया गया था? 2001 में, 2005, 2004 या 2008 में? तो कब प्रस्तावित किया गया था? 2005 में प्रस्तावित किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक के रूप में, सुविधादाता के रूप में, आधिकारिक या तानाशाह के रूप में। तो NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए दोस्तों कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? व्यवसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के शिक्षा, शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का मुख्य दर्शन दोस्तों ये है कि बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, स्कूली बोझ को कम करना। तो यही राइट जवाब दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि बिना बोझ के सीखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS के शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? विषय के मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना, विषय के मूल सिद्धांतों को याद करना, कक्षा शिक्षक को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा कि 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS के शिक्षण का, EVS पढ़ाने का या शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि कक्षा के शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन के साथ जोड़ना। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रो यशपाल, श्री गोपाल गुरु,
डॉक्टर DS कोठारी या प्रो कृष्ण कांति। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। तो राइट जवाब दोस्तों यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? उच्च गुणवत्ता गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के लिए विकल्प मुहैया कराए। सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों यही इसका राइट जवाब है कि सभी विद्यार्थी जो हैं गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत भी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि NCF 2005 में कला शिक्षण को सम्मिलित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। दोस्तों आपको बता दें कि NCF 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का जो मेन उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की सराहना कर सकना। राइट जवाब क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? प्रोफेसर यशपाल थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणित अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न या व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देना चाहिए। पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है, छात्रों को व्यस्त करने में सहायता कर सकती है। क्या? तकनीकी को उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के द्वारा 1975, 1988, 2000, 2005 में प्रकाशित रूपरेखा में से एक है। मानव और संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राइट जवाब क्या है? बी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। व्यवहारिक कार्य को पाठ्यचर्चा में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिद्धांत पर अधिक जोर कम करना, छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित करना, छात्रों को परीक्षा में बेहतर स्कोर करने में मदद करना, छात्रों को साल भर व्यस्त करना। ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक कार्य को पाठचर्चा में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों छात्रों में विभिन्न कौशलों को विकसित करना। राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देती है? सक्रिय संलग्नता और अंतःक्रिया, ड्रिल और बार बार अभ्यास करना, विषय वस्तु को रट कर याद करना, उद्दीपन प्रतिक्रिया साहचर्य। दोस्तों जहाँ पे रटना याद करना आ जाए तो उसको आप तुरंत गलत काट दीजिए और इसका जो राइट जवाब होगा कि सक्रिय संलग्नता और अंतःक्रिया। ठीक है, राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि पाठ्यक्रम विकास और सुधार में NCF का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बच्चों के सामाजिकरण पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षक केंद्रित अधिगम, बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को समावेशी और सार्थक बनाना। दोस्तों इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा कि बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को समावेशी और सार्थक बनाना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण आया विधियाँ प्रस्तावित की गई हैं? भूमिका अदा करना,
समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना। दोस्तों इसके सभी राइट हैं, तो राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करायके ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। दोस्तों राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कराए कि राष्ट्रीय फोकस समूहों को राष्ट्रीय संचालन समिति के साथ NCFE 2020 की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। कितना? 21। ठीक है दोस्तों, 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के संसाधन के रूप में NCF को किसने प्रस्तावित किया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार वर्तमान नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या दोस्तों? 5+3+3 और प्लस दोस्तों 4, यही नई शिक्षा। दोस्तों यही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके सीटेट एग्जाम परीक्षा में देखने के लिए ये क्वेश्चन मिलता है दोस्तों, तो इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए और इसको याद कर लीजिए दोस्तों कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार वर्तमान नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। NCF 2005 के रिपोर्ट के आलोक में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की समीक्षा का एक उत्पाद है। क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि NPE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की सिफारिश के अनुसार शिक्षा की तुलनात्मक गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए जाति, पंथ, स्थान या लिंग की परवाह किए बिना शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा है समान विद्यालय प्रणाली, अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रणाली, विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम अध्ययन और पाठ्य चर्चा प्रणाली अध्ययन। तो समान विद्यालय प्रणाली दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दोस्तों कि नई शिक्षा नीति 1920 की मसौदे में निम्नलिखित में से कौन से नए प्रस्ताव किए गए थे? प्रस्तावित नया डिजाइनिंग 5+3+4 पर प्रणाली है। शिक्षा के स्टैंडर्ड अलोन कॉलेज 2020-30 तक गायब हो जाने चाहिए। तो ये दोस्तों इसका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं हैं सिवाय शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, शिक्षा पदानुक्रम का पुनर्गठन, समानता के लिए शिक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की जो प्रमुख विशेषता है उसके इसमें से कौन सी नहीं है? तो शिक्षा पदानुक्रम का पुनर्गठन। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। में बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात और स्कूल प्रबंधन समिति की बढ़ी हुई भूमिका के प्रावधान पर जोर दिया है। RT एक्ट। ठीक है दोस्तों, किसने किया है? RT एक्ट ने बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात और स्कूल प्रबंधन की बढ़ी हुई भूमिका के प्रावधान पर जोर दिया है। कौन जोर दिया है? RT एक्ट ने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। NPE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन है। क्या दोस्तों? सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दी गई थी दोस्तों? कौन सी अवधारणा दी गई? शिक्षण तत्व, शिक्षण अधिगम तत्व, मूल तत्व, पाठ योजना तत्व। क्या दिया गया था दोस्तों? शिक्षण अधिगम तत्व दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सार्वभौम पहुंच और नामांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, NREP, NCERT दोस्तों और NPEL 2003। तो क्या है दोस्तों? इसका 1986 है। क्या है दोस्तों? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 सार्वभौम पहुंच और नामांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों।
आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।